हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, हम लोग ने प्रीवियस वाले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किए थे इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के, हमारे नीट सीरीज वाले जो इनऑर्गेनिक का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ओके, पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स देख लिए, पढ़ लिया कॉन्सेप्ट एड-ऑन में कॉन्सेप्ट्स को। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आए पीवाईक्यूज पर, पीवाईक्यूज हम लोग ने सॉल्व किए, और उसके बाद हम लोग अब इस वीडियो पर आ रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मस्त प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला वीडियो, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी प्रैक्टिस करने की क्वेश्चंस की, और फिर आपको इससे भी और थोड़े से एडवांस्ड लेवल वाले क्वेश्चंस और थोड़े इंटरमीडिएट लेवल वाले, मैं कहूंगा, और थोड़े इंटरमीडिएट लेवल वाले और थोड़े मुश्किल और थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसे में बोल रहा हूं, इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो तो आप जरूर प्रैक्टिस करना, पर और भी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। ओके, चलो देखते हैं पहला सवाल। ओके, तो मैं आपको एडवाइस तो यही करूंगा कि आप सवाल देखिएगा, पॉज करिएगा, खुद सॉल्व कर कीजिएगा, उसके बाद फिर रिज्यूम करके चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। और इससे पहले बिल्कुल आपको वो तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, फिर ही बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई तो पॉइंट बनता है, नहीं तो सब पानी आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, कैसे सॉल्व हो रहे क्वेश्चन, चलो शुरुआत करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हमको पता है अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ओके, ऑन एक्सी पूछा है, इन XeF2। ओके, तो जेनॉन पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन XeF2। तो XeF2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, अगर आपको याद रहेगा, ये स्ट्रक्चर याद है तो बात ही बन गई। तो 3 लोन पेयर दिख रहे हैं आपको जेनॉन पर। ओके, तो आपका आंसर तो यहीं पर बन गया, मतलब 5 सेकंड में, 5-10 सेकंड में। पर अगर आपको याद नहीं है XeF2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर आप पहली बार ही देख रहे हो इस XeF2 को, वैसे तो हम लोग ने बहुत बार PYQ वाले क्वेश्चंस में इनको सॉल्व किया है, मतलब XeF2 को देखा है कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, पर आप अगर पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाना। कैसे पहुंचना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, वेस पर अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे इसका XeF2 का, तो क्या होगा, देखो एक्चुअल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स इनके लिए तो एप्लीकेबल होते नहीं है, क्योंकि ये ऑक्टेट फॉलो करते नहीं है जेनॉन। ओके, क्योंकि ये तो नोबल गैसेस वाले एलिमेंट है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ही क्या है, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना ही इसके ऊपर है कि भाई ये नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, तो ऑक्टेट अटेन करेंगे मतलब स्टेबल हो जाएंगे, पर ये भाई साहब खुद ही रिएक्ट करने लग गए। तो ये तो लिमिटेशन है लुईस स्ट्रक्चर्स का या फिर लुईस की थियोरी का, पर फिर भी हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और जेनॉन के ऑक्टेट पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। ओके, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के चक्कर में पड़ेंगे नहीं हम लोग, बस 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले 6वां स्टेप मिस कर देंगे। तो 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो ये ऐसे जेनॉन के ऊपर 3 लोन पेयर्स मिलेंगे आपको। ओके, और फ्लोरीन को 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए होंगे आपने। ओके, तो फ्लोरीन के ऊपर भी ऐसे ये पेयर रहेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। पर हमको पूछा किसका है, हमको पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन जेनॉन। ओके, इन XeF2 कितने मिल गए, 1 2 3। तो स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं, यही समझ में आ गया आपको, 1 2 3 लोन पेयर्स हैं। ओके, सेंट्रल एटम से एसोसिएटेड, तो 3 लोन पेयर्स, आंसर डन, क्लियर। ओके, अगला देखते हैं, विच कंटेन्स बोथ नॉन पोलर एंड पोलर बॉन्ड्स। ओके, तो इनमें से कौन से स्पीशीज के पास दोनों भी नॉन पोलर बॉन्ड्स भी है और पोलर बॉन्ड्स भी है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले NF3। अब NF3 का स्ट्रक्चर हम लोग ने देखो कॉन्सेप्ट एड-ऑन में ही पढ़ा है, NF3 कुछ ऐसा है। ओके, NH3 जैसा ही। ओके, ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नीचे 3 फ्लोरीन एटम्स ऐसे अरेंज है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट है। पर हमें नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड्स चाहिए ना, तो हमको स्ट्रक्चर में इतना घुसने की जरूरत है नहीं वैसे तो, पर यस हमको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हुए मॉलिक्यूल्स है, उनका स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो ही आप बता पाओगे कि भाई पोलर है नॉन पोलर है। ओके, बॉन्ड मतलब दोनों भी पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स है क्या नहीं है उनमें। ओके, क्योंकि हमें पूछा क्या, विच कंटेन्स बोथ नॉन पोलर एंड पोलर बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 3 ही बॉन्ड्स है NF के, यहाँ पर इतना समझ में आएगा तो भी ठीक है। अब तो 3 बॉन्ड्स है, कैसे है,
नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छी खासी है। ओके, तो ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, तो ऐसे डाइपोल मोमेंट इसका, इस बॉन्ड का डाइपोल ऐसी तरफ इस तरफ है, तो भाई साहब ये तो पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर ये भी पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड है क्या इसमें? नहीं है, तो बोथ पोलर नॉन पोलर नहीं है इसमें, तो अपना ये आंसर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। HCN, तो HCN में भी देखो, ओके, H ऐसे, CN ऐसे, ओके, तो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो आपने 4 बॉन्ड बना लिए। ओके, हाइड्रोजन के साथ 1, नाइट्रोजन के साथ 3, ये ऐसे स्ट्रक्चर है। पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखो कैसा है, पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भाई साहब। ओके, 2.5 है, ये 2.2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है ये इसकी तरफ है। ओके, मतलब मैंने बस एरो दिखा दिया, एरो समझाने के लिए दिखा दिया। यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो पोलर हो जाएगा बॉन्ड। ओके, तो ये दोनों इसमें पोलर बॉन्ड्स ही है, नॉन पोलर नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता फिर। चलो CH4 अभी बताने की जरूरत नहीं मुझे। ओके, इसमें सारे के सारे CH बॉन्ड्स ही है, खत्म। और CH बॉन्ड्स अभी देखा हम लोग ने पोलर होते हैं। ओके, तो ये सिर्फ पोलर ही है, नॉन पोलर नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं। तो आंसर सिर्फ H2 बच गया, H2O2, तो आंसर यही होगा। अब ये H2O2 कैसे इसमें नॉन पोलर पोलर, ये बता देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब ये समझना इंपॉर्टेंट है। H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके, ऐसा। ओके, तो मतलब ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है ऐसे, और ये दूसरा प्लेन है। तो अपना एक जो हाइड्रोजन एटम है वो एक प्लेन में है, ओके, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे प्लेन में है, ओके, और ये ऑक्सीजन एटम से बीच में है। ओके, तो ये H2O2 ऐसा पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग बिल्कुल देखेंगे इसको, अगला ही चैप्टर है हाइड्रोजन, उसमें ही पढ़ेंगे हम लोग। पर यस, क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि हाँ भाई साहब, अब केमिस्ट्री है, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई केमिकल बॉन्डिंग मतलब एकदम एग्जैक्ट केमिकल बॉन्डिंग से ही सारे सवाल छूट जाएंगे आपने। ओके, बाकी की नॉलेज भी अपनी होनी चाहिए, बाकी के चैप्टर्स की, वो ऐसे ऐसे आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको पता नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब पता चल गया होगा, वेरी गुड, सीख गए आप यहीं पर। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसे होगा भाई साहब, नॉन पोलर होगा। दोनों भी सेम एटम, दोनों भी सेम एलिमेंट के एटम है। ओके, सेम एलिमेंट के एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की भी सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। ओके, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बताने की जरूरत नहीं मुझे, ये पोलर ही होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे, तो ये पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, तो दोनों भी पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स किसमें है, H2O2 में। समझ गया आंसर कैसा आ गया? ओके, तो अगला सवाल पर बढ़ते हैं। इन इथाइन, ओके, इथाइन क्या होता है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड H। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली आर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है कितने पाई बॉन्ड्स है रेस्पेक्टिवली बताना है। तो सिग्मा बॉन्ड्स हम लोग ने देखो ये अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है। ओके, ये जो कार्बन होता है, ओके, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे। ओके, ये वाला कार्बन का, ओके, ये वाले कार्बन का मैं दिखा रहा हूं। ओके, और मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन इस कलर से दिखा देता हूं मैं। ओके, या फिर थोड़ा अलग कलर कर देता हूं इसका, ताकि आपको डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। ये कार्बन, ओके, इस कार्बन के ऐसा एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा ऐसा है, करेक्ट। अब हाइड्रोजन को भी मैं कुछ अलग कलर कर देता हूं ताकि ये भी थोड़े डिस्टिंग्विशेबल हो जाए। तो ये हाइड्रोजन एटम्स है, 1s ऑर्बिटल इनका, तो यहां पर एक ऐसा हाइड्रोजन, ओके, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन के, हाइड्रोजन के 1s के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, मिलन हो गया, बॉन्ड बन गया, शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे यहां पर सेम टू सेम वही चीज होगी, तो CH और CH बॉन्ड बन गया, तो ये क्या है देखो, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई ना, तो सिग्मा बॉन्ड। ओके, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा। अब बीच में जो है, ओके, इनके बीच में भी देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो देखो शेयरिंग हो गई। ओके, अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं मैं, ये जो डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हम लोग ने अच्छे से कॉन्सेप्ट एड ऑन में पढ़ा हुआ है। बस मैं एक बेसिक ग्लिम्स दे रहा हूं आपको, ताकि आपको वो चीजें क्विकली रिवाइज हो जाए। ओके, तो जिन्होंने भी, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट एड ऑन देख लिया है, उनको तो ये फटाफट समझ में आ गया होगा। ओके, जिनको अगर कुछ दिक्कत लग रही है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है और डिटेल में चाहिए, ये मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ, और डिटेल में चाहिए तो आप जाके उसमें देख सकते हो, इत्मीनान से मैंने समझाया हुआ है कि कैसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, फिर कैसे यहाँ पर बॉन्डिंग बनेगी। ओके, तो मैं डायरेक्टली बॉन्डिंग पर आ गया। तो यहाँ पर भी देखो,
इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का और ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी मिलन हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बन गए? सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। अब ये जो है देखो 3 सिग्मा बॉन्ड्स को मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूं। देखो ये येलो, शायद येलो आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं इसी कलर को ले लेता हूं। ये देखो ये सिग्मा सिग्मा, ओके, सिग्मा बॉन्ड यहां पर और बीच वाला भी सिग्मा, ओके। तो अब बचे कितने बॉन्ड्स? अब यही 2 बॉन्ड बच गए, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। वो कैसे बनता है? px और py जो होंगे अपने बचे हुए, ओके, यहां पर मैं दिखा देता हूं। ऐसा होगा px, ऐसा होगा py, ओके। यहां पर भी ऐसा px अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, py अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसमें और इसमें देखो बनेगा पाई बॉन्ड, ये ओके, सीधा वाला दिख रहा है आपको स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, ओके, और इसमें, ओके। तो ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना दिया इन्होंने, ओके। और ये जो है दिख रहा है आपको, ये py और ये py, ओके, या फिर ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, इनमें भी बॉन्ड बनेगा। तो ये भी देखो पाई बॉन्ड बना रहा है, ओके। बात आ गई समझ में? ये ओके, इसका लोब इसके साथ, इसका लोब इसी के साथ, ओके। तो ये पाई बॉन्ड, तो देखो ये 2 पाई बॉन्ड्स, ये और ये 2 पाई बॉन्ड बन गए, 1 और 2 पाई बॉन्ड्स। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1, ये दूसरा बीच में है सिग्मा बॉन्ड, ये है तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, ओके। तो मैंने थोड़ा डिटेल में समझा भी दिया। आपको अगर फटाफट एकदम ट्रिक से करना है तो आपके दिमाग में आप चिपक गया होगा, ओके। जो ये कार्बन हाइड्रोजन बनेगा सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन कार्बन सिग्मा, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे फटाफट आपके दिमाग में आप चिपका सकते हो। फिर ये ऊपर वाला नीचे वाला पाई होगा, क्योंकि px और py लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे तो पाई बॉन्ड बनेंगे, खत्म। तो ऊपर नीचे वाला पाई, 2 पाई 3 सिग्मा, खत्म। तो कितना है? 2 पाई 3 सिग्मा, तो 3 and 2 होगा रिस्पेक्टिवली, 3 and 2, ये देखो 3 and 2 मिल गया, ओके। यहाँ पर 2 3 3 1 2 1 है, आंसर ए। क्लियर हो गई बात? आइए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट? ओके, तो देखो हम लोग ने एक्सपैंडेड ऑक्टेट के एग्जांपल्स पढ़े थे कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी, SF6, PF5, H2SO4, ये तीनों भी एक्सपैंडेड ऑक्टेट के एग्जांपल्स है भाई साहब, है। पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ओके। तो ये ही नहीं होगा फिर, राइट। हम लोगों को मिल गया HCl2, तो आपको अगर याद रहेगा तो बात बन गई आपकी, फिर यहीं पर आपको ऑप्शन मिल गया, ओके। अब HCl2 में भी देखते हैं हम लोग, देखो HCl2 में ध्यान से देखना, इसका अगर हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दे तो सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में आएगा, ग्रुप 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन ग्रुप 17 7, तो 6 यहां पर, राइट, और 7 × 2 14, तो 6 + 14 = 20 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है इस तरह से। आप देखो सेंट्रल एटम सल्फर ले लिया मैंने, फिर तीसरा स्टेप में सिंगल बॉन्ड बना दिया, 20 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 माइनस कर दिए, कितने बचे? 16 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब 16 इलेक्ट्रॉन को फोर्थ स्टेप में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यहां पर मैंने कितने किए? 12, यहां पर 6, यहां पर 6 किए, ओके। तो टोटल 12 डिस्ट्रीब्यूट किए इस तरह से, देखो कि 6 और 2 8, 6 और 2 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट कर दिया टर्मिनल वालों का। अब 12 डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तो उसमें से बचे जो है 4, वो मैं सेंट्रल एटम को दे दूंगा। ये फोर्थ स्टेप है अपनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की, तो सेंट्रल एटम को मैंने 2 दे दिए, ओके, मतलब 2 पेयर्स दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए अब, ओके। फोर्थ हो गया स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? काउंट करना है, सेम है क्या? तो 6 और 6 12 और 4 16 और 20 और 24, ओके, सॉरी 16 18 और 20, राइट। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैच हो रहे हैं, क्लियर। और लास्ट स्टेप 6 स्टेप, इसका ऑक्टेट पूरा करवाना है। तो हो रहा है क्या ऑक्टेट पूरा? देखना है पहले, हो रहा रहेगा तो अच्छी बात है। तो देखो हो ही गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसका ऑक्टेट पूरा है, मतलब ये एक्सपैंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल नहीं है, ये लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो इसलिए देखो इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल नहीं है, ओके। आंसर मिल गया। अब ये SF6 PF5 H2SO4, इसका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। देखो सल्फर के आजू बाजू में है 12 इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस के आजू बाजू में है 10 इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे बॉन्ड पेयर वाली ही है, ओके, कोई लोन पेयर वाला नहीं है इसमें, दोनों में भी SF6 PCl5
PF5 और SF6 में भी। ओके, ये आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। हम लोग को पता है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होता है PF5 का, SF6 का होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। इन दोनों का हम लोग ने VB में भी पढ़ा है थियोरी में। ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, SF6 का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, करेक्ट। पर फॉस्फोरस के आजू बाजू में 5 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, सल्फर के आजू बाजू में 6 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, फ्लोरीन के साथ 5 सिंगल बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के आजू बाजू में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब एक्सपैंडेड ऑक्टेट सेंट्रल एटम के पास, इसमें 12 है मतलब एक्सपैंडेड ऑक्टेट। सल्फर के केस में भी देखोगे ना आप, तो इस H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो। ओके, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH, ऐसा होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मतलब सेंट्रल एटम के पास एक्सपैंडेड ऑक्टेट। तो ये भी एक्सपैंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। ओके, आपको और डिटेल में अगर जानना है कि PF5 का भाई कैसे हम लोग ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, SF6 का कैसे बनाएंगे, तो आप जाके कॉन्सेप्ट एड ऑन देख सकते हो। उसमें मैंने दिखाया कि ओके, उसमें हम लोग ने देख लिया कि कैसे इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखता है करके। ओके, कैसे हम लोग बनाएंगे। आपको अगर इससे कुछ दिक्कत होगी तो आप कॉन्सेप्ट एड ऑन में जाके देख सकते हो कि हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते भी है। ओके, यहाँ पर भी मैंने बता दिया, इनको भी आपको अगर देखना होगा तो आप जाके देख सकते हो। ओके, चलो अगला सवाल देखते। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ओके शोज द लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो लुईस ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस हम लोग ने देखे थे, 6 लिमिटेशंस थे। ओके, अभी हम लोग ने पिछला वाला सवाल एक लिमिटेशन के ऊपर ही किया, एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाला, वो एक लिमिटेशन हो गया जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला उल्टा, सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो कौन सा वाला लिमिटेशन है, सेंट्रल एटम ओके इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन द सेंट्रल एटम वाला लिमिटेशन। तीसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर वाले हैं, वो बेचारे लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर पाते। ओके, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाले मॉलिक्यूल्स NO NO2। ओके, तो यहाँ पर देखो NO में जैसे हम लोग को पता है राइट, ये 5 है, ये 6 है, 11 हो गए। NO2 में फिर से इस 11 में और एक ऐड कर दो ना, और 6 ऐड कर दो तो 17 हो जाएंगे। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स नहीं फॉलो करते लुईस ऑक्टेट रूल, इनका हम लोग को मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनाने को नहीं होते, ये करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं बनते इनके अच्छे। ओके, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। ये तो अपना तीसरा वाला, और फिर और 3-4 लिमिटेशंस भी है, जिसमें एक है रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताता नहीं है, एनर्जी के बारे में बताता नहीं है। ओके, ये वाला हो गया चौथा वाला। और एक जो है उसमें शेप के बारे में कुछ भी बताता नहीं है लुईस ऑक्टेट रूल हमारा। ओके, 5 हो गए। और छठवा था कि भाई जिसके ऊपर बेस्ड है लुईस ऑक्टेट रूल, जो कि मतलब इनर्टनेस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, वो इनर्टनेस ही गायब हो गई है अब 18 एलिमेंट्स वाली, ग्रुप 18 एलिमेंट्स वालों की, क्योंकि ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स जो है वो खुद रिएक्ट करने लग गए। ओके, तो ये 6 लिमिटेशंस थे। इसमें से अब जो बाकी के 3 जो मैंने बताया लास्ट के, उसमें से कुछ इतना लेना देना तो है नहीं हमारे इस क्वेश्चन से। जो हम लोग के पहले 3 लिमिटेशन में से भी पहला लिमिटेशन जो है ओके, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यही से अपना छूट जाएगा। देखो आंसर कैसे, CH4 अच्छा खासा लुईस स्ट्रक्चर बनता है इसका, राइट, ऐसा लुईस स्ट्रक्चर है इसका CH4। ओके, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट, डुप्लेट पूरा कंप्लीट, खत्म। LiCl ये है हमारा लिमिटेशन वाला स्पीशीज। देखो LiCl में ओके, आप अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो होगा क्या, ओके, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा LiCl के बीच में। ओके, यहां पर ऐसे 4 6 ओके 7 8 ये हो गए, इसका तो क्लोरीन का बन गया ऑक्टेट, पर लिथियम का ऑक्टेट बन ही नहीं पाता। ओके, क्योंकि लिथियम के पास खुद के पास तो सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो बेचारा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास है। देखो लिथियम क्लोराइड का हम लोग बना के भी दिखा देता हूं मैं आपको, तो समझ में आ जाएगा। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास 7, तो टोटल कितने हो गए भाई साहब, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम को मैंने सेंट्रल एटम मान लिया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इन 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, तो 8 में से 2 माइनस किए, 6 बचे। ओके, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया टर्मिनल एटम पर। ओके, इस तरह से क्या ऑक्टेट पूरा हो, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। बचे हुए इलेक्ट्रॉन सेंट्रल पर डालेंगे, बचे ही नहीं कुछ, क्या डाले हम। ओके, पांचवें में कैलकुलेट करो 8 है क्या इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट किए थे उससे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सेम है क्या, तो 2 4 6 7 8 पांचवा स्टेप। और छठवा स्टेप ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं देखना है। देखो लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, तो कंप्लीट करवाना भी चाहे हम लोग तो भी नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, फिर भी कितने हो गए, फिर भी 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको तो 8 चाहिए ना इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो हम लोग ऐसे 4 बॉन्ड्स तो नहीं बना पाएंगे क्लोरीन का इसके साथ। ओके, वैसा नहीं होता है। ओके, तो ऑक्टेट नहीं पूरा हो पाता ओके लिथियम का। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये बन गया
एक्सेप्शन, राइट, लिमिटेशन बन गया लुईस ऑक्टेट रूल का, और यही देखो लिमिटेशन हमें मिल गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ऐसा होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होता है। ओके, और खुद कार्बन का भी देखो 4 और 4 8, और NH4 प्लस का भी सेम CH4 जैसे ही होता है, एकदम डिट्टो CH4 जैसे ही, NH 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 और ऐसा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये भी अच्छा खासा लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ये डुप्लेट बन रहे हैं सबके, ये ऑक्टेट बन गया नाइट्रोजन का, खत्म बात। ओके, तो अपना आंसर है LiCl। हाँ चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? ओके, म्यू इज इक्वल्स टू 0। किस मॉलिक्यूल का है भाई साहब? चलो एक एक फटाफट देख लेते हैं। वाटर, ओके, वाटर का हम लोग ने तो चैप्टर में भी पढ़ा है, वाटर का शेप कैसा होता है? बेंट होता है। तो बॉन्ड तो डाइपोल मोमेंट ढूंढने के लिए हमको पता होना चाहिए पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी, वीबी और वेस्पर के बाद पढ़ा था, ताकि हमको पहले स्ट्रक्चर पता चल जाए भाई सब मॉलिक्यूल्स के, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के अप्लाई कर सकते हो। ओके, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो देखो वाटर का बेंड शेप होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, लोन पेयर्स होते हैं, पर हम उन लोन पेयर्स को कंसिडर करते नहीं, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स का, पर इलेक्ट्रॉन हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, इसलिए वाटर का बेंड शेप हो जाता है, वो हम लोग को पता है अब। ओके, तो ऐसे बेंड शेप में हम लोग ने क्या पता है, देखा है। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ओके, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा बॉन्ड डाइपोल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए। ओके, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इस तरफ कुछ जाएगा, तो बॉन्ड डाइपोल है इसके, मतलब डाइपोल मोमेंट है इस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ, तो जीरो तो नहीं है। ओके, आगे PF5। अब PF5 का देखेंगे ना हम लोग, तो ये हम लोग ने ऐसा एक PYQ वाले में भी किया था, पर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। यहां पर देख लेते हैं, देखो। ओके, PF5 का कुछ ऐसा होता है शेप, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, सबको पता होगा अब ये चीज। ओके, हम लोग ने पढ़ी है वेस्पर में भी, वीबी में भी। ओके, तो अब इस ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप में बॉन्ड डाइपोल अगर हम लोग मतलब बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स देखें इसके, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो मतलब फास्फोरस पॉजिटिव है सारी जगह पर, ओके, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ऐसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड डाइपोल्स हम लोग ने मतलब रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपको देख के लगेगा कि यार सर हाँ इसका होगा डाइपोल मोमेंट, फंसोगे आप, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ओके, नहीं होता इसके पास। कैसे नहीं होता? चलो ध्यान देना, अब ध्यान से समझाता हूं मैं। ओके, यहां पर पहले इन दो बॉन्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, ये PF बॉन्ड्स, फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड्स, ये फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड, इनका बॉन्ड डाइपोल मोमेंट दिख रहा है आपको, ये है, ये ऐसा इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ, करेक्ट। अब ये रिजल्टेंट ध्यान देना, ये फॉस्फोरस और फ्लोरीन बॉन्ड दिख रहा है आपको। ओके, इसका देखो डाइपोल ऐसा रिप्रेजेंटेड है। अब देखना, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं यहां पर थोड़े ढंग से, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। आगे बात समझ में, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। अब ये वाला देखो, इसका इस बॉन्ड का है, फॉस्फोरस फ्लोरीन का। ओके, फॉस्फोरस फ्लोरीन, तो इस फॉस्फोरस फ्लोरीन, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, राइट। ये फॉस्फोरस फ्लोरीन ही बॉन्ड है, तो देखो ध्यान से, ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स अपोजिट तो है। सबसे पहली बात, इक्वल है क्या? बिल्कुल है। देखो फॉस्फोरस फ्लोरीन, ये दोनों आइडेंटिकल बॉन्ड्स है एक दूसरे से। ओके, मतलब ये फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड है, इन बॉन्ड जैसा ही ये भी फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड है, करेक्ट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा डाइपोल मोमेंट, ओके, वो इस रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये भी फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड ही है। मैंने बताया था आपको, अगर हम लोग जिसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल रहे दो बॉन्ड्स का, तो उसके अपोजिट में जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होगा, अगर ये दो बॉन्ड उससे सेम है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट इससे सेम होता है। ओके, तो इक्वल भी है, इक्वल है, अपोजिट है, तो हम लोग ने पढ़ा है क्या होता है डाइपोल मोमेंट। ये 3 फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड का आ जाएगा 0, ये 3 का बोला मैंने। ओके, अभी तक हम लोग पूरे मॉलिक्यूल का नहीं बात कर रहे, ये 3 का 0 हो गया, तो ये 3 तो अपने हट गए अपने अब कंसिडरेशन से। देखो ध्यान से, मैं इसको अब हटा देता हूं इन 3 बॉन्ड्स को।
तो अपने को आप थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कचरा नहीं हो जाएगा अपने स्ट्रक्चर में। तो ये 3 बॉन्ड्स, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, चलो हो गया तुम्हारा काम। अब देखो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, अब सामने सामने दिख रहा है, देखो सेम टू सेम। यहां पर ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट है, दोनों भी अपोजिट है। ओके, ओ दोनों भी अपोजिट है। ओके, और सेम बॉन्ड है तो डाइपोल मोमेंट इक्वल होंगे, तो इक्वल भी है अपोजिट भी है, तो म्यू 0 होगा इन 2 बॉन्ड की वजह से। अब ये 2 बॉन्ड का 0, ये 3 बॉन्ड का 0, 0 + 0 क्या होता है? टोटल 0। तो हमें टोटल डाइपोल मोमेंट क्या मिला? 0। ओके, तो वो ही हमको बताना था। तो देखो PF5 का 0 है। ओके, डाइपोल मोमेंट। अब ये बाकी का दोनों का बता देता हूं मैं, SO2 का और CH3 का फटाफट, हमको तो आंसर मिल गया है। ओके, जिसको भी कॉपी डाउन करना है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हटा दूंगा ये सब अब चीजें, इतने में हो जाएगा। SO2, अब SO2 का स्ट्रक्चर देख लेना कैसा होता है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स होती है। ओके, 2 बॉन्ड पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। ओके, तो 1 लोन पेयर जो होता है तो अरेंज कैसे होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स होते हैं, ट्रिगोनल प्लेनर में अरेंज होते हैं। ओके, तो ये SO2, ओके, ये लोन पेयर, फिर ये ऑक्सीजन और फिर ये ऑक्सीजन, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा होता है स्ट्रक्चर इनका। ओके, ट्रिगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर भी अगर बॉन्ड पेयर ही होते तो ट्रिगोनल प्लेनर होता, 120 डिग्री होती है एंगल। अब यहाँ पर देखो, हमें इतना डिटेल में घुसना नहीं, फिर मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस जो होते हैं ना, वो ज्यादा है देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ओके, तो ये अगर ज्यादा है तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, तो इनको ऐसा अंदर खिसका देंगे। ओके, तो 120 डिग्री से एंगल होता है 119.5 डिग्री। वो इतने में आपने को कुछ जाना नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। हमको लेना देना है भाई साहब शेप से, तो शेप तो हमको पता चल गया। ये लोन पेयर हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो बेंड शेप है। ओके, अब बेंड शेप में हमको सीधा सीधा दिख रहा है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? ऐसा डाइपोल मोमेंट होगा इनका। ओके, सल्फर देखो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, हम लोग ने क्या पढ़ा है? डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाता है, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम कम अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर भी वैसे ही कम कम होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम कम होगी। तो इसीलिए देखो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है देन ऑक्सीजन। ओके, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की, इस तरह से भी आप सोच सकते हो फटाफट। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बिल्कुल है इनमें। तो ये पोलर बॉन्ड्स तो है भाई साहब। पोलर कैसे है? देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए। ओके, नेगेटिव नेगेटिव। तो अब ये डाइपोल मोमेंट दिख रहा है आपको 2 बॉन्ड के, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। ओके, और ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट भी है इसके पास, तो देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। ओके, तो ऑर्बिटल डाइपोल और ये रिजल्टेंट डाइपोल कुछ ना कुछ है। अब देखो ये दोनों S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों जो है बॉन्ड्स ये सेम है, पर ये तो लोन पेयर है, ये सेम नहीं है। तो भले ये अपोजिट है भाई साहब, पर ये जो डाइपोल मोमेंट्स होंगे इनके, ये ऑर्बिटल डाइपोल थोड़ा अलग होगा, ये थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अगर डिट्टो एकदम सेम होते तो फिर इक्वल भी होते। ओके, पर अब ये ऑर्बिटल डाइपोल है, ये बॉन्ड डाइपोल का रिजल्टेंट है, तो शायद ये ज्यादा होगा ये कम होगा, अपने को उससे कुछ लेना देना है नहीं, कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा ही, कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट तो होगा। अगर दोनों भी इक्वल है तो 0 होगा, करेक्ट, क्योंकि देखो मैथ ही ले लो ना, मैथ ही ले लो, +3 -3। ओके, तो ये अपोजिट तो है, ठीक है, प्लस है माइनस है, ओके, पर इक्वल है तो ये हम लोग कैंसिल कर पाते हैं ना, +3 -3। अगर ये +3 और -4 है तो क्या होगा? -1 होगा, तो 0 तो नहीं आएगा, करेक्ट। उसी तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो अपोजिट बिल्कुल है पर इक्वल नहीं है, इसीलिए 0 नहीं है। ओके, तो हमें 0 चाहिए, राइट, 0 डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा नहीं है। आगे बात समझ में ये क्यों नहीं है? चलो अब इसको भी देख लेते हैं, CHCl3। ओके, CHCl3 में अब ये तो बहुत ही आसान सा है, देखो CH में यहाँ पर लगा देता हूँ, Cl3 यहाँ पर है। ओके, ये तो समझ में आ जाएगा आपको, देखो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। ओके, तो सेम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ये इसका ऐसे है, तीनों का भी रिजल्टेंट कुछ ऐसे नीचे ही जाएगा। ओके, तीनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, कार्बन क्लोरीन 3 जो बॉन्ड्स है, इनके रिजल्टेंट डाइपोल भी कुछ ऐसे नीचे जाएगा, ये भी नीचे जा रहा है, तो सम तो होगा, तो कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट पक्का होगा।
तो जीरो तो नहीं होगा, इसका भी समझ में आएगा जीरो क्यों नहीं, इसका भी, तो इन तीनों का भी जीरो नहीं, इसका जीरो हम लोग ने अब देख लिया कैसे जीरो था pf5 का। तो अपना आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट पूछा था, इसी का जीरो डायपोल मोमेंट है pf5। ओके चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द परसेंट एस कैरेक्टर इन ईथीन। ओके अब ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो ईथीन में सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है भाई साहब, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ओके इथाइन में sp होता है, इथेन में sp3 होता है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए होगी आप कॉन्सेप्ट वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया इथीन sp2 क्यों है, बाकी के सब भी sp3 sp क्यों है। ओके तो हमें बस इथीन से लेना देना है, इथीन sp2 होता है। अब सिंपल सा ये देखो, आपको एक बार हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया ना, परसेंट एस कैरेक्टर मतलब चुटकियों में काम खत्म। तो परसेंट एस कैरेक्टर कैसे ढूंढेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, और हमें मिलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने मिलते हैं, एक दो न तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं हमें। अब हमें s कैरेक्टर या फिर p कैरेक्टर ढूंढना हो तो क्या करना है, ये देखना है सिर्फ कितने s और कितने p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए। कितने हो रहे हैं, एक s और दो p। तो अगर मैं टोटल तीनों को अगर 100 मान लूं, ओके तो देखो अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, राइट। 1 2 3 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे, 3 में से एक s है तो इसका 1/3 पोर्शन है, 2 p है तो इसका 2/3 है। अब 1/3 कितना होता है 100% में, 33.33% हो गया, एस कैरेक्टर मिल गया हमें। ऐसे पी ढूंढना है तो 2/3 कितना होता है 66/66% हो गया ऐसे। तो एस कैरेक्टर कितना है, परसेंट एस कैरेक्टर 33.33%। ओके और एक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड सवाल लेके आऊं मैं आपके लिए, काफी सिंपल सा भी है ये देखो। द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डायपोल मोमेंट इज, ओके पहले क्या दिया है, BCl3 का डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन BeCl2 का डायपोल मोमेंट। ओके BCl3 भाई साहब हम लोग ने पढ़ा है ये BCl3, ओके ऐसे होता है। ओके ये इसका डायपोल +2 माइनस +2 माइनस +2 माइनस, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, ओके दोनों का रिजल्टेंट ये है, ये BCl बॉन्ड है, ये BCl बॉन्ड है, ये भी BCl बॉन्ड है, ये तो ऑपोजिट दिख रहे हैं अपने को, सेम बॉन्ड का रिजल्टेंट है। ओके ये BCl और ये BCl, तो ये दोनों BCl बॉन्ड्स इससे सेम ही है। ओके तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा डायपोल मोमेंट, ओके अब ये इक्वल होगा इस डायपोल मोमेंट से, क्योंकि ये तीनों, ये जो दोनों का रिजल्टेंट है ये दो बॉन्ड्स का, ओके ये दोनों बॉन्ड जैसा ही ये बॉन्ड भी है। अगर ये अलग होता तो इक्वल नहीं होता, ये मैंने बताया आपको कितनी बार हम लोग ने अब सॉल्व किया इसको यूज करके। तो ये अब दोनों भी बॉन्ड्स इक्वल है इस तीसरे से, तो इसीलिए इस तीसरे का जो डायपोल मोमेंट है वो इक्वल होगा इन दोनों के रिजल्टेंट से। तो इक्वल भी है, ओके अपोजिट तो दिख ही रहा है अपने को, इक्वल भी अब मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, डायपोल मोमेंट 0 0। अब देखना BeCl2 का, ये भी हम लोग ने देखा हुआ है कॉन्सेप्ट एड ऑन में, देखो BeCl2 ऐसा होता है इसका शेप, ओके तो अब यहां पर +2 माइनस +2 माइनस, करेक्ट। तो इसमें ये बॉन्ड एग्जैक्ट सेम टू सेम, तो डायपोल मोमेंट इक्वल तो है ही और दिशा भी उल्टी है, अपोजिट भी है, तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों का भी 0 ही है ना, किसका किससे ज्यादा कम कुछ नहीं है, दोनों का इक्वल एक दूसरे से, राइट। अब यहां पर दिया ज्यादा कम, तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्या अपना, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पूछा अपने को, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलो आगे बढ़ते, NF3 इज लेस देन NH3, यही कॉन्सेप्ट हम लोग ने कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी पढ़ा था। देखो NF3 ऐसा, ओके ऊपर लोन पेयर, और NH3 ऐसा, ओके ऊपर लोन पेयर, NH3 का ही भाई है NF3, ओके क्योंकि देखो सेम 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, उसमें भी होगी। ओके लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप इसका ड्रॉ करेंगे तो सेम टू सेम बॉन्ड पेयर लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो शेप भी सेम टू सेम ही होगा, ट्रिगोनल पिरामिडल, इसका भी। अब शेप के बाद हम लोग आएंगे डायपोल मोमेंट पर, क्योंकि शेप इंपॉर्टेंट होता है हमको, राइट, डायपोल मोमेंट ढूंढने के लिए सबसे पहले। तो इसका देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैसे ही ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। अब यहां पर भी देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये जा रहा है ढंग से, ठीक है, पर यहां पर देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट। तो इन तीनों का, ओके इसके केस में NH3 के केस में हम लोग ने देखा था ये NH बॉन्ड्स का रिजल्टेंट डायपोल ऊपर ही जा रहा है, दिख रहा है, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, तो ऊपर जा रहा है। ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट भी ऊपर ही है, ओके ये दोनों भी ऊपर है, ओके तो ये दोनों भी प्लस होंगे, राइट, दोनों भी प्लस होंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा हमें कुछ ना कुछ, और वो अच्छा खासा होगा, ज्यादा होगा,
यहां पर देखो ये ऑर्बिटल डाइपोल NF3 के केस में ऊपर जा रहा है, पर ये जो 3 NF जो बॉन्ड्स है इनके जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स है, ओके, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो रिजल्टेंट नीचे जाएगा, इसका रिजल्टेंट नीचे होगा। तो ये ऊपर ये नीचे, तो भाई साहब देखो क्या होगा, ये ऑर्बिटल डाइपोल जो है, ओके, इसके केस में और इसके केस में ऑर्बिटल डाइपोल देखो दिख रहा है आपको दोनों भी, ओके। तो इसके केस में ऑर्बिटल डाइपोल क्या है, अपोज कर रहा है बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स को, तो इसके वजह से बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट जो होता है NF3 का, वो कम हो जाता है, ओके, इसका अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो इसीलिए NH3 का ज्यादा होता है, ओके, देन NF3। हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट, NH3 का ज्यादा देन NF3, ओके। तो अब देखो NH3 का ज्यादा देन NF3 करेक्ट लिखा है, करेक्ट ऑप्शन है ये, ओके। फिर आगे देखते हैं, H2O इज लेस देन CO2। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा था H2O का, राइट, ऐसे, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आगे जाएगा ऐसे कुछ। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो देखो, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओके, लीनियर एकदम मस्त। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, दोनों भी बॉन्ड्स एकदम एक दूसरे से सेम, तो इक्वल है भाई साहब, ओके। और दोनों बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स इक्वल है और अपोजिट भी है, तो म्यू 0 हो जाएगा। तो इसका 0 है कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, इसका कुछ ना कुछ है डाइपोल मोमेंट, तो मतलब प्लस, मतलब कुछ ना कुछ तो है, राइट, 0 तो नहीं है, 0 से कुछ ज्यादा ही है, 1 2 5 7 जो भी होगा, मतलब है, ओके, कुछ ना कुछ तो है इसका। तो वाटर से ज्यादा, मतलब वाटर का डाइपोल मोमेंट कम है क्या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, इसका कुछ ना कुछ तो है, तो इसका मतलब इसका ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, करेक्ट, क्लियर हो गई बात। तो इसका ज्यादा है, तो फिर भाई ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू HF, इसका तो 0 होता है, HF का कुछ ना कुछ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होता है, राइट, तो होता है मतलब ये इक्वल तो नहीं है, फिर ये भी गलत, तो अपना सही ऑप्शन यही है, NF3 लेस देन NH3। क्लियर हो गई बात। हाँ दोस्तों, मैंने बता दिया कि HF का कुछ ना कुछ होता है, देखो कुछ ना कुछ होता है। मैं ये सोच रहा था कि मतलब आपको ये तो चीज क्लियर हो गई रहेगी, ये तो सबसे बेसिक वाला एग्जांपल है HF, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ ना कुछ तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है इसका भी, राइट, तो है मतलब 0 तो नहीं है, तो इक्वल तो नहीं होगा, ओके। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ओके, इनकरेक्ट ढूंढना है, ओके, ये दिमाग में चिपका लो पहले कि भाई गलत ढूंढना है, गलत गलत गलत। अब इन केस ऑफ PCl5 दिया क्या है, axial bonds are shorter than equatorial bonds, axial bonds are weaker than equatorial bonds, axial bonds are stronger than equatorial bonds, axial bonds are longer than equatorial bonds। अब देखो एकदम मस्त राइमिंग में दिया हुआ है ऑप्शंस। अब इनमें ये एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड का ही झमेला चल रहा है, ओके, शॉर्टर है या वीक, देखो शॉर्टर है या लॉन्गर है, वीकर है या स्ट्रॉन्गर है, यही देखना है हमको, क्लियर। तो इसके लिए पहले PCl5 हमको पता होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑर्डर में पढ़ा है PCl5 को, ओके। VB थ्योरी में हम लोग ने देखा था कि ऐसे ये जो फॉस्फोरस और क्लोरीन, ओके, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अब कितनी बार हम लोग ने देख चुके हैं, राइट, बहुत सारे सवालों में ये किया है हम लोग ने। तो ऐसा ट्रिगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में इन बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। इनको कहते हैं भाई साहब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। मैं अलग कलर से कर देता हूं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ओके, ई। आगे बात समझ में। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है इनको भी अलग कलर कर देता हूं, ओके, इनके साथ क्यों नाइंसाफी हो, ये लो, ओके, अरे कलर तो सेम ही हो गया, यहां पर ये लो, एक्सियल बॉन्ड, ओके, ऐसे वॉयलेट में दिख रहा है आपको। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है हम लोग ने पढ़ा था कि क्या होता है, यहां पर ये जो बॉन्ड पेयर है, ओके, यहां पर दिख रहा है आपको बॉन्ड पेयर, यहां पर दिख रहा है बॉन्ड पेयर, यहां पर दिख रहा है बॉन्ड पेयर, राइट। तो ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इस फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड के, ओके, ये यहां पर ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है देखो, ओके, फॉस्फोरस क्लोरीन के बीच में, ओके, कर क्या रहे हैं मालूम है, ये रिपेल कर रहे हैं इनको, रिपेल, ओके। ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, बोल रहे भाई दूर जा, करेक्ट। तो अगर अब ये दूर जाएगा, ओके, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से ये दूर जाता है, तो क्या हो जाता है, फॉस्फोरस और ये वाला जो क्लोरीन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर खिसक जाता है ना, तो बॉन्ड लंबा हो जाता है, ओके। तो ये जो ऊपर वाला ऐसे सिमिलरली ये इसको भी रिपेल करेंगे, ओके, नीचे वाले बॉन्डेड पेयर को, नीचे वाले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे, तो ये भी जाएगा नीचे। यही कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था, करेक्ट, क्लियर हो गई बात।
तो मैंने बता दिया आपको। तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स खिंच जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। ओके, तो इनकी जो लेंथ है, ओके, ये इन इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होगी। ओके, ज्यादा, ये छोटे होंगे, मतलब ये तो इतनी जितनी लेंथ है इससे ज्यादा लेंथ इनकी होगी। ओके, इस बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से। क्लियर हो गई बात? अब क्योंकि अब इनकी लेंथ ज्यादा है तो अब हम लोग फटाफट ऑप्शंस देख सकते हैं। अब अपने को पता चल गया। अब ये जो लेंथ वाला चीज है, ओके, इससे स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड में क्या फर्क है? देखो, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, ओके, तो च्युइंगम का एग्जांपल लो। च्युइंगम अगर आप खा रहे हो, ओके, या फिर च्युइंगम ले लिया आपने, च्युइंगम को एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में, तो देखो एकदम अच्छा खासा थिक है, बीच में से तोड़ने की कोशिश करो बहुत दिक्कत होगी, करेक्ट। पर उसी च्युइंगम को खींचो एकदम मस्त, इधर तक इतना खींच लो और फिर बीच में तोड़ने की कोशिश करो, टूट जाएगा, करेक्ट। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई, राइट। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई। सेम सिंपल लॉजिक। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, उल्टा। ओके, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात? इसी चीज को हम लोग को लेके चलना है और ये आंसर्स निकालने। अब देखो, इनकरेक्ट ढूंढना है, तो चलो, एक्सियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। गलत है भाई, गलत। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये गलत है। मिल गया गलत, गलत ही तो ढूंढना है। ओके, फिर एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ध्यान देना। ओके, ये एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। देखो, बॉन्ड लेंथ इनका कैसा है? एक्सियल बॉन्ड्स का ज्यादा है, राइट, देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है मतलब हम लोग वीक बोल सकते हैं। तो देखो, एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सही है, ओके, सही है, पर हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। देखो कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन हमें। ओके, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें एक मिल गया है। ओके, पर ये तो सही है भाई साहब, ये सही है, तो अपना आंसर नहीं हो सकता ये। आगे बस समझ में आगे। एक्सियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अभी ऊपर देखा था ना, वीकर सही है। ओके, तो स्ट्रॉन्गर क्या होगा? गलत, गलत। तो ये अपना गलत स्टेटमेंट, ये होगा अपना आंसर। ओके, अब आगे। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, करेक्ट। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, अब भी बताया था मैंने। तो ये सही है, तो ये सही है मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए एंड सी। कहां पर है? बोथ ए एंड सी। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कैसा? मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेढ़ा था, दिमाग लगाना है बस। कॉन्सेप्ट सिंपल है, अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन में दिमाग लगाना है बस, खत्म। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एमओ थियरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, लिस्ट्स the nitrogen species in terms of increasing bond order। ओके, एमओ थ्योरी के आधार पर, ओके, यहां पर दिए हुए नाइट्रोजन स्पीशीज है। ओके, इसमें, ओके, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में कौन सा है अपना? ओके, ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो ये नाइट्रोजन स्पीशीज दिए, इसमें कौन सा वाला अपना करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में सजा हुआ है, वो ऑप्शन अपने को ढूंढना है। सिंपल। तो देखो, नाइट्रोजन अब कौन से स्पीशीज दिए? देखो, N2- दिया हुआ है। ओके, मिल रहा है आपको चारों भी ऑप्शन में N2-, यहां पर N2-, यहां पर N2- है। N2-2- भी है क्या? चारों में भी देखो, N2-2-, N2-2- है, N2-2- है। ओके, इसमें भी N2-2- है और इसमें भी N2-2- है। चलो, और कौन सा स्पीशीज दिया है? N2 भी दिया है। ओके, तीसरा वाला यहाँ पर। पहले ऑप्शन से देखना है, बाद में मैच करके देखना है क्या नहीं सब में। N2, ओके, इसमें, फिर इसमें भी N2 है, इसमें भी N2 है। ओके, आगे बात समझ में? चलो, तो ये तीन स्पीशीज हमें दिए, इनके उल्टा पुल्टा करके ऑर्डर बना दिए, अपने को सही ऑर्डर देखना है। ओके, तो अब इनमें सही ऑर्डर, बॉन्ड इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में हम लोग को सही ऑर्डर में सजाना है। तो इनका सबका हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है। फिर चलो फटाफट बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ लेते हैं। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर अपने को तो पता ही है, 3 होता है। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पर भी अपन बता सकते हैं, बेसिस पर। अब बेस्ड ऑन द एमओ थ्योरी हम लोग देखना है, तो हम लोग एमओ थ्योरी के हिसाब से देखेंगे फटाफट। ओके, तो एमओ थ्योरी में देखो, अब नाइट्रोजन है ना, तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बताई थी, हम लोग उस सिंपल ट्रिक को ही लेके चलेंगे। 1s और 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि 1s2 2s2 होता है नाइट्रोजन में, तो उनके बॉन्डिंग एंटा बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटा बॉन्डिंग दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2p में 3 है, तो 2p वाले ऑर्बिटल का हम लोग डायग्राम फटाक से बना देंगे। तो 2p में 3 है ना, तो देखो 1 2 3 ऑर्बिटल्स में। ओके, 2p3, यहाँ 1 2 3 2p3, राइट। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम N2 लिया मैंने, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अब इनके बनेंगे अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कौन से बनेंगे? अब देखो, हम लोग ने पढ़ा Li2 से लेके N2 तक क्या होता है, अपना जो पाए वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो नीचे होते हैं, बॉन्डिंग वाले पाए वाले, और सिग्मा वाले होंगे ऊपर। ओके, O2 से लेके Ne2 तक सिग्मा वाले नीचे,
पाई वाले ऊपर। ओके, ये चीजें बेसिक हमको पता है। ओके, तो पाई वाले नीचे, ओके, पाई वाले नीचे, सिग्मा वाला ऊपर, फिर पाई वाले, फिर सिग्मा वाला, और ये क्या है, पाई स्टार 2pz, राइट, ये हमको सब पता है। अब पाई 2pz, पाई 2pz, ये हमारे है पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, ये वाला है हमारा पाई स्टार 2px, ओके, इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। करेक्ट, ये तो हम लोग को पता है। अब फटाफट ये मैंने एक बार बना दिया, अब इसको ही यूज करेंगे हम लोग। तो देखो N2 में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करवाने। ओके, कैसे, 1 2 न, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ओके, बन गया 6। अब बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है, नीचे वाले तो एक दूसरे को कैंसिल करो तो हम लोग उसको लेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग ने ऊपर वाला ही बनाया सिर्फ। तो 6 - 0 होता है 6, 6/2 होता है 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 मिल गया। वैसे अब देखो N2 माइनस लेते हैं हम लोग, N2 माइनस, इसका 3 मिल गया, N2 माइनस लेते। N2 माइनस मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को चिपका दिया, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब ये देखो अपना, ये N2 का है डायग्राम। अब ये N2 माइनस का कैसे बना दूंगा मैं, देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन में डाल दूंगा, खत्म। ओके, N2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर तो 6 भर गए, डाल दिया यहाँ पर, तो 6 - 1 5 हो गया। ओके, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 - 1 5, 5/2 कितना होता है 2.5, तो 2.5। ऐसे N2 2 माइनस, अब इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं मुझे। ओके, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में तो मैंने ऑलरेडी एक डाल दिया है यहाँ पर, N2 माइनस है, तो इसमें और एक डाल दूंगा तो N2 2 माइनस बन जाएगा, तो और एक डाल दूंगा तो ये N2 2 माइनस हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने डाल दिया, खत्म। तो कितना होगा 6 - 2, ओके, 4/2 कितना होता है 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। ओके, ये आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, राइट, NB - Na/2, ओके, बॉन्ड ऑर्डर, तो इसी में मैंने इसको ही यूज किया है। ओके, अब देखना, सजाना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में, तो सबसे कम ये है। ओके, तो N2 2 माइनस सबसे कम, ओके, फिर N2 माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ओके, और फिर N2 3, राइट, और इंक्रीज कर दिया, मिल गया हमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर मिल गया हमें, नाइट्रोजन स्पीशीज इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। N2 2 माइनस, देखो कहां पर है, N2 2 माइनस, ओके, और N2, देखो N2, ओके, तो मिल गया हमें हमारा आंसर है थर्ड वाला। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ? ओके, सबसे कम बॉन्ड लेंथ। अब इनको देख के आप सोचोगे कि सर मतलब अब कैसे हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल पाएंगे? करेक्ट, हमें थोड़ी याद है इनके बॉन्ड लेंथ, पढ़ा है ना हम लोग ने, रिलेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड लेंथ का, याद आ रहा है। देखो बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ेगा, ओके, तो सिंगल बॉन्ड, ओके, ऐसे याद रखना, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे याद रखना। मैंने ऐसे दिमाग में मेरे चिपका लिया है। तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है देन डबल बॉन्ड, ओके, डबल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है देन ट्रिपल बॉन्ड, ओके, ये अपने को पता है, सिंपल चीज। तो जब बॉन्ड ऑर्डर देखो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल हो रहा है, मतलब जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके, तो बॉन्ड लेंथ कैसा हो रहा है, छोटा छोटा छोटा, बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, राइट, ओके, ये छोड़ दो। तो अब क्या पूछा है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ, सबसे कम बॉन्ड लेंथ उस स्पीशीज का होगा, सबसे कम बॉन्ड लेंथ उस स्पीशीज का होगा जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मैक्स बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल, इस रिलेशन से हमको पता चल गया। अब हमको मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है। बॉन्ड ऑर्डर तो अपने बस की बात है, राइट, वो डायग्राम से भी बता सकते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, तो फटाफट बता देते। तो देखो ऑक्सीजन का तो 2 होता है, वैसे तो आपने को तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी पता चल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, पर फिर भी अपन क्या करेंगे, O2 2 माइनस निकालना है, O2 माइनस का निकालना है, O2 प्लस का निकालना है, फटाफट एमो डायग्राम बना देते। अब ऑक्सीजन देखो, पिछला वाला नाइट्रोजन का देख लिया था हम लोग ने, तो देखो 1s2 2s2 बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने में मैंने सिंपल ट्रिक क्या बताई थी, जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं मॉलिक्यूलर, जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है और बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर रहे हैं, जैसे कि 1s में सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s एक दूसरे को कैंसिल कर देते, 2s में सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो उनको तो कंसिडर करना ही नहीं फिर बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए। ट्रिक बताई थी मैंने, सिंपली क्या करना है,
जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं उनको देखना नहीं, उसके ऊपर वाले को जाना है, देखना है। अगर ऊपर वाले लास्ट वाले को देखना है सिर्फ, ओके, जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं उनको नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट वाले को देखना है। तो लास्ट वाला कौन सा इसमें 2p वाले है, ओके। 1s 2s तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s को कैंसिल कर रहा है, सिग्मा 2s इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं सिग्मा स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन से, ओके। तो फिर क्या बचा 2p वाले ऑर्बिटल्स, यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, दिमाग लगाना है सिर्फ, ओके। तो 2p वाले ऑर्बिटल्स मैंने लिया यहाँ पर, ओके 2p, और यहाँ पर भी 2p, ओके। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। 2 कैसे आया बता देता हूँ मैं फटाक से, ओके। ये तो हम लोग ने पढ़ा भी अच्छे से। तो 2p4 होता है ऑक्सीजन का, करेक्ट। 2p4 मतलब 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ओके। अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होंगे, इसमें नॉर्मल होगा, सिग्मा 2pz सबसे नीचे, सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर, ऐसे याद रखना है, ओके, सिंपल। तो इसमें होगा ये पाई 2pz वाला, पाई 2px इज इक्वल्स टू ये पाई 2py हो जाएगा, राइट। ये वाले दो, ओके। और ये वाले जैसे हम लोग को पता है पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। क्लियर हो गई बात यहां तक, ओके। अब हमें क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, खत्म। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स को डालने हैं हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 1 2 3 4। किस तरह से भरना है मैंने समझाया ये सब चीजें भी कॉन्सेप्ट मॉडल में। ये देखो हंड्स रूल, जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरते हैं सेम रूल अप्लाई करना है। लोअर एनर्जी वाले को पूरा का पूरा भरना है, लोअर एनर्जी वाला पूरा भरने से पहले उसको हाफ फिल करना है पहले। तो लोअर एनर्जी वाले को मैंने पहले हाफ फिल कर दिया, फिर भर दिया, फिर ये उसके ऊपर वाली एनर्जी लेवल उसको भी हाफ फिल कर दिया, अब मैं भरूंगा इसको भी, ओके। उसके बाद ही भरना है, ओके। तो देखो कितने हो गए, 6 भर गए, हमने को 8 भरने हैं, देखो 4 और 4 8, तो 6 तो हो गए। अब 7 और 8 फिर से सेम एनर्जी लेवल वाले हैं ना, इसीलिए अपन एक एक भरेंगे इसमें, ओके। तो कितने हो गए 6 7 8। अब देखो 6 माइनस 2 होता है 4, 4/2 होता है 2, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, ओके। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अब भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, NB - Na/2। उसी तरह से अब O2 प्लस को देख लेते हैं पहले, ओके। इसको देख लेते हैं O2 प्लस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन घलाना है, फिर बाद में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐडेंगे हम लोग, ऐड करेंगे O2 में। तो O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन घला दो, तो ये मैं इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन O2 में से निकाल दिया मैंने, ओके। ये तो है हमारा, 1 मिनट, ये तो हमारा O2 वाला है डायग्राम। इसमें से अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, इसको प्लस कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, मतलब मैं इसको निकाल रहा हूं, ओके। इसको निकाल दिया, किसी को भी निकाल दो, इसको निकाल दिया या फिर इसको निकाल देता हूं, ओके। दोनों भी तो सेम एनर्जी वाले, ओके। दोनों में से एक इसको निकाल दिया मैंने, 1 बच गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, 6 माइनस 1, ओके। 5/2 होता है 2.5, इसका होगा 2.5, ओके। बॉन्ड ऑर्डर, फिर इसका O2 माइनस का, अब ध्यान से देखना, O2 माइनस, तो अब हम लोग ने O2 प्लस किया था, तो पहले इसको O2 बना देते, बना दिया O2, ओके। ये प्लस हट जाएगा अब, ओके। अब हमें करना क्या है, O2 माइनस करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इसको पेयर करवा दिया और ये O2 माइनस बन गया, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड यहाँ पर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये O2 माइनस हो गया, ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ऐसा डायग्राम बन गया। अब देखो 6 माइनस 3 होता है 3, 3/2 होता है 1.5, तो O2 माइनस है 1.5। वैसे ही O2 2 माइनस, अब इसको मैं 2 माइनस करना है, तो O2 माइनस में और 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, तो O2 2 माइनस बन जाएगा, करेक्ट। 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया फिर, तो कितना हो गया 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 होता है 2, 2/2 होता है 1। देखो किसका सबसे मैक्स बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना था हमें, मैक्स बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा उसका ही मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगी, ओके। तो मैक्स बॉन्ड ऑर्डर किसका है 2.5, 1.5, 1 2, 2.5 इसका है, राइट, मैक्स बॉन्ड ऑर्डर। तो इसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 प्लस की होगी। क्लियर हो गई बात। चलो अगला सवाल देखते हैं अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इनमें से इज पैरामैग्नेटिक, ओके। तो अब इसमें पैरामैग्नेटिक कैसा है, फिर से एमओ थ्योरी को ही अप्लाई करेंगे, राइट। हम लोग ने पढ़ा है मैग्नेटिक बिहेवियर, हम लोग डायग्राम से बता सकते हैं, जिसमें हम लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल किए, वो वाला डायग्राम जो है उसे बता सकते हैं हम लोग। तो Li2 Be2 B2 N2, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, देखो Li2 सिंपल सी चीज है, ध्यान देना यहाँ पर, हम लोग अब दिमाग लगाएंगे थोड़ा, ओके। तो ठीक है, मैं अब यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 1s, ओके, 2s, ओके। तो 1s का ये सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, फिर ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
और फिर यहाँ पर 2p आ जाएंगे। ओके, तो 2p वाले। ओके, तो अब हम लोग डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल पर। अब लिथियम के केस में अपने को 2p पर जाना ही नहीं है, 1s2 2s2 लिथियम, 1s2 2s1 लिथियम खत्म। ओके, तो 1s2 2s1 लिथियम खत्म। ओके, तो 1s2 ऐसे भर दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे भर दिया इसको। ओके, 2s1 तो देखना ध्यान से, 2s1 2s1 तो इसमें नीचे सबसे में जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा, यहाँ पर एक भर गया। ओके, अब देखो पैरामैग्नेटिक है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? ये डायग्राम में हम लोग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फिल हो रहे हैं उसमें अगर अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले तो मतलब पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये तो अनपेयर्ड है, ये तो पेयर्ड है, सॉरी। ओके, ये भी पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पैरामैग्नेटिक नहीं है अपना लिथियम 2+, मतलब लिथियम मॉलिक्यूल सॉरी पैरामैग्नेटिक नहीं है। वैसे ही बेरिलियम 2+, अब देखो ध्यान से, बेरिलियम 2+, लिथियम के बाद बेरिलियम। ओके, 1s2 2s2। ओके, 4 हो गए, तो अब इसमें 2 और ऐड हो गए, तो यहां पर मैं डाल दिया मैंने। अब अपने को याद ही है, देखो ये इसको कैंसिल कर रहा है, और फिर इन दोनों की बात करें हम लोग सबसे ऊपर वाले की, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बाइंडिंग, राइट 2 - 2 0 हो जाता है, 0/2 कितना होता है? 0 ही होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है बेरिलियम के मॉलिक्यूल का, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, करेक्ट। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मतलब इसका पैरामैग्नेटिक होने का संबंध ही नहीं आता। ओके, खत्म, ये भी निकल गया अपना। फिर B2, अब देखो B2 के लिए हम लोग को पता है लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक, मतलब Li2 से लेके N2 तक। ओके, लिथियम से लेके नहीं, Li2 से लेके N2 तक हम लोग का जो डायग्राम होता है, ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाई वाला जो होता है वो नीचे होता है। ओके, पाई वाला नीचे, 2p में पाई वाला नीचे, सिग्मा वाला ऊपर। ओके, अब ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा बना दिया है, मतलब थोड़ा एनर्जी लेवल में गड़बड़ हो गई है। ये एक्चुअल में थोड़े यहाँ पर आना चाहिए था, नीचे था, तो मैं थोड़ा खिसका रहा हूँ नीचे। ओके, ये इस लेवल में नहीं आना चाहिए। ओके, इनसे थोड़ा कम होता है एनर्जी बॉन्डिंग वालों का, तो नीचे गया। वैसे तो आपको अब डायग्राम के लेवल से कुछ लेना देना नहीं है, नीट में तो आपने को बस फटाफट बनाना है, पर फिर भी आपने को ये पता होना चाहिए। ओके, गलत चीज़ नहीं पढ़नी है अपने को। ओके, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। ओके, तो इसमें ये नीचे ये ऊपर, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर ये सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो अब शायद आपको अगर दिक्कत होती होगी कि भाई ऊपर और नीचे किस में है, थोड़ा सा गड़बड़ होती होगी आप में आपको, तो याद रखना, देखो ये एक सिंपल सी चीज। ओके, कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है ना, ओके, उस मॉलिक्यूल में हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो पाई 2px और पाई 2py जो होता है ना, ओके, ये दोनों ना एकदम बरोबर मस्त एकदम फील्ड रहते हैं। ओके, तो अब ये कब पॉसिबल होगा? देखो C2 में 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है। ओके, तो p में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरे कार्बन में भी ऐसे ही 1s2 2s2 2p2, करेक्ट। तो ये पाई वाला जो मैं बोल रहा हूँ ये 2p से रिलेटेड है, ये तो पूरे के पूरे फील्ड होंगे, इनकी तो बात करेंगे ही नहीं हम लोग को, इसी में गड़बड़ हो रही होगी शायद याद रखने में कि भाई कौन से नीचे कौन से ऊपर। तो देखो 2p2 है, 2p2 है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं? पाई 2px² इज इक्वल पाई 2px और पाई 2py में जाते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद रख लो आप। अगर पाई में जा रहे, ओके, तो सिग्मा मतलब 2s के बाद, ओके, 2s के बाद 2p फिल होना शुरू होता है ना, और ये 2 और ये 2 पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ही जा रहे, तो मतलब ये दोनों ही नीचे होने चाहिए। आगे बात समझ में? तो C2 में पाई 2px पाई 2py नीचे होता है, याद रखना। क्लियर हो गई बात? तो C2 में होता है तो मतलब हम लोग ने रेंज किसकी पढ़ी थी? Li2 से लेके N2 तक, तो C2 में होता है मतलब Li2 से लेके N2 तक सब में होता है, ऐसे याद रख लो। तो Li2 से लेके N2 तक सब में पाई 2px पाई 2py नीचे होता है, पाई 2px पाई 2py नीचे होता है Li2 से लेके N2 तक। फिर ऑक्सीजन में क्या होगा? उल्टा, बस खत्म। ओके, हो गया याद? तो अब हम लोग देख रहे हैं B2 और N2 का, वो तो Li2 से N2 के बीच में ही आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? पाई 2px पाई 2py नीचे। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। तो अपना B2 में 2p1 होता है, 1s2 2s2 2p1 बोरॉन 5, तो 2p1 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, इसमें। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हमें, ये तो देखो ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, पर यहाँ पर अनपेयर्ड मिल गए, करेक्ट। तो अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेटिक, B2 अपना पैरामैग्नेटिक है भाई साहब।
ओके, अब N2 को देख लेते हैं फटाफट। तो 1s2 2p3 होता है N2, यहाँ पर 2p3, यहाँ पर 2p3 कर दिया मैंने। 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। देखो ये तो नीचे वाले पेड ही है, ओके, ऊपर वाले भी सारे के सारे पेड, तो अपना N2 डायमैग्नेटिक होता है। ओके, तो N2 भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो आंसर क्या है अपना B2। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर। शेप ऑफ XeF4 इज, ओके, और मेरी थोड़ी सी हिंदी को थोड़ा माफ कर देना, इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी, ओके, एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट हिंदी नहीं बोलता हूं मैं, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होती है मुझे, ट्राई तो मैं जरूर करता हूं ग्रामेटिकली करेक्ट हिंदी बोलने के लिए, फिर भी ओके। तो शेप ऑफ XeF4 इज, ओके, जेनॉन का टेट्राफ्लोराइड का शेप पूछ रहे हमसे भाई। अब ये तो PYQ में भी हम लोग ने बहुत बार XeF4 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, XeF4 में आप शेप ढूंढना है तो क्या करना है, अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी याद रखना तो है नहीं हमें, ओके, हमें तो बस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके शेप तक पहुंचना है। तो अगर याद भी रहेगा तो अच्छी बात है, फटाक से 2 सेकंड में हो जाएगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। नहीं याद है तो पहुंच जाएंगे हम लोग उसके ऊपर। कैसे पहुंचेंगे, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का याद रखना है बस कि जेनॉन वगैरह ये सब, जेनॉन के कंपाउंड्स में क्या होगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा जेनॉन का, ऑक्टेट से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जेनॉन में, ओके, क्योंकि जैसे मैंने सब पहले भी बताया था कि ये तो ऑक्टेट वाली जो थ्योरी है वो जेनॉन की इनर्टनेस, मतलब नोबल गैसेस के इनर्टनेस पर ही डिपेंडेंट है। अब यही खुद कंपाउंड बनाने लग गए तो ऑक्टेट थ्योरी फेल हो गई, ओके, फेलियर था ये ऑक्टेट थ्योरी का, जिसके ऊपर बेस थी वही गलत निकल गई, ओके, पर वो छोड़ो, जाने दो, वो जाने दो बात। इसलिए इसका लास्ट स्टेप मत फॉलो करना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का, जो क्या है अपना एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा करवाना, ओके, सेंट्रल एटम का, तो उसको छोड़ के बाकी सब करो। तो बाकी सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो मैं बता देता हूं आपको ना, ऐसे 2 लोन पेयर्स मिलेंगे जेनॉन के ऊपर, ओके, और 4 फ्लोरीन एटम्स, ओके, मैं ऐसे रफली बना रहा हूं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ओके, तो 2 लोन पेयर मिलेंगे जेनॉन के ऊपर और 4 फ्लोरीन एटम्स ऐसे जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से। फिर ये फ्लोरीन के ऊपर भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है मैंने, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 ऐसे, पर उससे आपने को कुछ लेना देना नहीं है। आपने को शेप बताना है तो आपने को सिर्फ सेंट्रल एटम के ऊपर, सेंट्रल एटम के आजू बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है वो देखना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कितने हैं, देखो 1 2 लोन पेयर है, ओके, और ये 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, खत्म। तो कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है। अब एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन पता करने के बाद, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन पता करने के बाद ये देखना पड़ता है भाई 6 के 6 बॉन्ड पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, अब 2 लोन पेयर है 4 बॉन्ड पेयर है, तो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जब 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तब कैसा अरेंजमेंट होता है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ओके, ये रहा जेनॉन, ओके, हमारे 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचू ऐसे, ओके, और 4 बॉन्ड पेयर ऐसे प्लेन में, ओके, तो XeF4 कुछ ऐसा होता है। क्लियर हो गई बात, ओके, जेनॉन के केस में, ओके, 2 लोन पेयर ऊपर नीचे 4 बॉन्ड पेयर ऐसे प्लेन में, तो इनको आप भूल जाओ। अब क्या होगा, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड क्या शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनार, राइट, स्क्वायर प्लेनार हो गया ना, राइट, स्क्वायर ही है ये, ओके, और प्लेन में ही है, ओके, तो स्क्वायर प्लेनार हो गया। चलो, पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनार, राइट आंसर अपना, ओके। चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़े बचे, 1 2 ही सवाल है अब। विच इज द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग, ओके, तो इन सारे में द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज कौन से है, ओके, इन चारों में से कौन सा मोस्ट स्टेबल स्पीशीज है, ओके, सॉरी मैंने उल्टा कुछ बोल दिया रहेगा तो, ओके, तो अब N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस, इन सारे में देखना है। अब आप सोचोगे कि सर आप कैसे मोस्ट स्टेबल बताए, दिमाग लगाओ ना। देखो हम लोग ने बॉन्ड ऑर्डर जो पढ़ा है उसकी हम लोग ने कोरिलेशन बॉन्ड लेंथ के साथ देख ली उस वाले एग्जांपल में, और बॉन्ड ऑर्डर की रिलेशन बॉन्ड स्टेबिलिटी के साथ, मतलब स्टेबिलिटी के साथ भी देख ली थी हम लोगों ने, करेक्ट, बॉन्ड ऑर्डर की। तो हम लोग को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ेगा, ओके, क्या होगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ घट रही है। बॉन्ड लेंथ घट रही है 2 एटम्स के बीच में, मतलब 2 एटम्स एकदम प्यार से, एकदम बहुत करीब है, एकदम कस के पकड़े हुए एक दूसरे को, तो एकदम कस के पकड़े हुए, तो उनको दूर करना मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट, तो वो एकदम बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी हम लोग को उनको दूर करने के लिए। अब बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब क्या, वो अच्छे खासे स्टेबल है, एक दूसरे के बहुत करीब है, मतलब अच्छे खासे स्टेबल है, इसलिए उनको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर वो अनस्टेबल होते तो हमको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कम एनर्जी में ही वो टूट के निकल जाते एक दूसरे से, ओके। अब वो क्योंकि अच्छे खासे एक दूसरे के करीब है तो वो उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, वो तो ज्यादा स्टेबल है वो,
क्लियर होगी बात। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि करीब करीब आ रहे हैं, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब हमको क्या पूछा है, विच इज द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो मोस्ट स्टेबल वो होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्स होगा। ओके चलो, अब मैक्स बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने वाला काम तो हम लोग ने पिछले वाले सवाल में भी किया है, राइट। N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस, बहुत मजा आता है ना इसमें भी। देखो क्या है, सारे N2 वाले हैं। बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई है, ऊपर वाले देखने हैं सिर्फ, नीचे वाले जो एक दूसरे को कैंसिल करें उनको छोड़ दो। तो 1s वाले एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 2s वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आ गए हम लोग 2p के ऊपर। ओके अब 2p में भी देखो 1 2 3 ओके 2p। तो नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2p3, तो 2p3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा होगा, Li2 से लेके N2 तक हम लोग ने क्या देखा है, नीचे पाए वाले होंगे, क्योंकि C2 का पाए वाला नीचे होता है। तो पाए वाले नीचे, सिग्मा पाई सिग्मा, ये सिग्मा स्टार 2pz। अब सारे में नाम बताने की जरूरत है नहीं ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने पीछे भी बता दिया है। मैं ऐसे बस बोल देता हूँ, आपको अगर दिक्कत रहेगी तो आप पीछे वाले सवाल में भी जाके देख सकते हो। नाम तो मैंने बता ही दिया है, और इतना तो आपको पता होना ही चाहिए ओके, कि नाम कैसे कौन से किसके कौन से हैं ओके, ऑर्बिटल्स के। तो ये पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py हो गया, ये सिग्मा 2pz है, और ये पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py है ओके। वो दिक्कत होगी तो पिछले वाले सवाल में जाके देख सकते हो, एक दो सवाल पीछे, उसमें मैंने नाम लिखे हैं ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे इनमें इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 और 3 6, देखो राइमिंग हो गया ओके। तो 1 2 3 4 फिर 5 और 6 ओके। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने ऐसे भर दिए। तो N2 का बना दिया हम लोग ने, देखो N2 यहां पर दिख रहा है, N2 ऊपर। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को मैक्स वाला ढूंढना है, तो सारे के सारे बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ लेते, सारे स्पीशीज के मैक्सिमम मिल जाएगा अपने को उसमें से ही। कौन सा मैक्सिमम बाद में देख लेंगे हम लोग। तो 6 माइनस 0 N2 का ओके कितना होता है 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाय 2 3, इसका 3 है। N2 प्लस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में से, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब बेचारा ये निकल गया ओके। एक मिनट में हटा देता हूं बेचारे को तो आसान हो जाएगा अपने को। तो ये निकल गया मतलब देखो 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 5 माइनस 0 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2.5 ओके। पेन लेने दो मेरे को 2.5। फिर अब N2 माइनस ओके, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, पहले नाइट्रोजन बना देता हूं इसको। अब N2 माइनस राइट, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया मतलब यहां पर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। तो कितना हो गया देखो 6 माइनस 1 5, और 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2.5 राइट। फिर से ये भी 2.5 भाई साहब। चलो देखते हैं आगे। अब N2 2 माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देना है ओके। क्लियर हो गई बात। तो अब इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब ये N2 माइनस था ना, उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो N2 2 माइनस बन जाएगा ये। तो और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड कर देना। तो 6 माइनस 2 कितने हो गए 4 ओके। 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाय 2 2 राइट। तो देखो मैक्स बॉन्ड ऑर्डर हमें ढूंढना था, किसका है 2 2.5 2.5 3, मैक्स बॉन्ड ऑर्डर इसका है ओके। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा अपना N2 होगा। फिर मैक्स बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल अपने को ढूंढना था ओके, वो है ओके स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल वो है जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्स है, मैं स्टार्टिंग में बताया था। तो मैक्स बॉन्ड ऑर्डर इसका है N2 का 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अपना N2 है ओके। आते हैं लास्ट सवाल पर ओके। शेप ऑफ SF4 इज, अब देखो SF4 ऐसा होता है उसका शेप ओके। ये ऐसे 4 फ्लोरीन एटम्स ओके ऐसे होते हैं, और लोन पेयर बेचारा ऐसा होता है यहां पर ओके। तो शेप पूछा है हमें, तो आप ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है आपको ये जो है ना, ये प्लेन में है ओके, ये ऐसे प्लेन में है दो ओके। ये 2 फ्लोरीन एटम्स ना ऐसे प्लेन में है, इस प्लेन में ट्रिगोनल प्लेनर है ना, तो 2 फ्लोरीन एटम्स ऐसे प्लेन में है, और एक लोन पेयर जो है वो उस तरफ है आगे ओके, आगे ऐसे। क्लियर हो गई बात। तो अब ये 2 प्लेन में है, और ये जो 2 फ्लोरीन एटम्स ये ऊपर है, और एक ये नीचे है। क्या समझ में आ रहा है आपको, ये ऊपर और ये नीचे ओके। ये दोनों प्लेन में थे बीच में राइट, ऐसे ऊपर नीचे, और यहां पर ऐसे दोनों प्लेन में थे ओके ऐसे। तो देखो क्या सीसॉ बन रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसा पलटू तो ये देखो ये ऐसे नीचे है राइट, ऐसे नीचे है ये सीसॉ के 2 पाव, और ये ऊपर नीचे, तो आप खेले होगे सीसॉ राइट, करेक्ट। तो हम लोग ने देखा हुआ है ये वाला मॉलिक्यूल हम लोग ने
अच्छे से पढ़ा हुआ भी है कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले में भी SF4 का, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसका लुईस स्ट्रक्चर बना दो, आपको अगर ये याद नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सीसॉ है, याद नहीं रहेगा तो कैसे जाना है, लुईस स्ट्रक्चर बना दो इसका। तो SF4 के लुईस स्ट्रक्चर में कैसा होगा, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स होंगे फ्लोरीन के साथ, कैसे भी बना दो, लुईस स्ट्रक्चर में तो शेप से कोई लेना देना होता नहीं है, 4 बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा। आप ड्रॉ करके देख लेना, आपको मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर। सारे रूल्स फॉलो करना, हो जाएगा काम खत्म। ओके, बस लास्ट में जो ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला रूल है उसको छोड़ देना। ओके, क्योंकि सल्फर वाले कुछ कंपाउंड्स में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो ये वाला भी कंपाउंड है। देखो 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। ओके, तो देखो क्या हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन ढूंढना है फिर और वेस पर अप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स है और फिर 1 लोन पेयर है। तो 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन से, 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन मतलब ट्रिगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ओके, तो देखो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज का, पर अब उसमें से भी ऐसा अरेंजमेंट जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो वही ये मॉलिक्यूल अपनाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल याद रखना है। अब ऐसा में अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स है, 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, तो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल सिंपल। अगर 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर होगा प्लेन में ऐसे। ओके, बाकी के 4 बॉन्ड्स हम लोग उनको एक को ऊपर एक को नीचे और बाकी के 2 भी फिर से प्लेन में। तो देखो एक को ऊपर एक को नीचे बाकी के 2 फिर से प्लेन में। तो क्या हो गया, शेप ऐसा। ओके, शेप में देखो हम लोग ये नहीं पकड़ते, तो क्या हो गया, ये ऊपर जा रहा है बॉन्ड, ये नीचे जा रहा है और यहाँ पर ये दोनों प्लेन में है, जो मैंने आप भी दिखाया था, सीसॉ जैसा शेप हो रहा था, इसलिए इसका सीसॉ शेप है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ओके, तो शेप है सीसॉ। क्लियर हो गई बात। तो बाकी के शेप बनता ही नहीं देखने की, उसको जरूरत ही नहीं कुछ, अपने को डायरेक्ट राइट शेप पता है तो बात खत्म। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। ओके, तो हम लोग ने काफी सारे सवाल सॉल्व किए, एक 15-16 सवाल सॉल्व किए हम लोग ने। ओके, इस MPQ वाले वीडियो में। तो ये तो बहुत कम सवाल है एक्चुअल में, 15 सवाल, इतने कम सवाल आपको सॉल्व नहीं करने चाहिए। ये तो हम लोग ने बस एक सिंपल सी प्रैक्टिस की। ओके, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की इसमें। कुछ मैंने थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस लिए थे, कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस लिए थे जो नीट के हिसाब से आते हैं जिस टाइप के, पर आपको इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व बिल्कुल जरूर करने हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा स्ट्रांग हो। ओके, आपकी प्रैक्टिस हो तो आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत भी लग जाए और आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे फिर। ओके, वो बहुत जरूरी है एग्जाम में। क्लियर हो गई बात। तो इसी के साथ फिर आप जैसे को सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट एड ऑन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, पढ़ते रहो एंड हैव अ ग्रेट डे।